नमस्कार, मैं हूं नरेशवत। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। बहुमत की परिभाषा नहीं है संविधान में। गठबंधन की राजनीति ही सारी समस्याओं की जड़ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना को लेकर, एक विचार को लेकर सत्य बहुमत पार्टी का गठन किया और इस बार चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र को एक ऐसा अनुपम प्रयोग करने जा रहे हैं कि अगर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र जीतते हैं तो देश की न केवल राजनीति बदलेगी बल्कि समस्याओं का भी हल होगा। इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बाएं तरफ विकास कुमार हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक मामलों की समझ भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने पर। मेरी दाईं तरफ रजत तिवारी हैं। ये मूलतः पत्रकारिता की हुई और पत्रकारिता करते भी हैं, लिखते भी हैं और सत्य बहुमत पार्टी की सोच पर भी पकड़ रखते हैं। सबसे पहले विकास जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सत्यदेव चौधरी ये कहते हैं कि एक बार चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र को जिताकर दिखा दीजिए, आपको गठबंधन की राजनीति का अंतर और सत्य बहुमत की राजनीति का अंतर साफ दिख जाएगा। कैसे देखते हैं आप, क्या जादू की छड़ी है सत्य बहुमत के बारे में, हम ये जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद प्रेम जी, आपने इस विषय पे एक बोलने का एक मौका दिया। और जहाँ तक मैंने सत्यदेव चौधरी जी का विचार पढ़ा है, समझा है और समझने के बाद मैंने जो चिंतन अध्ययन किया तो ये समझ पाया कि उन्होंने जो मूल रूप से जो बात कही है वो बहुमत के ऊपर उनका मेन फोकस है। और वो ये है कि वो ये ऐसा मानते हैं कि अगर बहुमत वोट का हो तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि अगर वो एक जगह से वो जीतते हैं तो पूरी व्यवस्था में क्या बदलाव होगा, क्या अंतर होगा। तो जो मूल रूप से जो अंतर की बात है वो एक तो होगी कि जो सरकार बनाने की जो हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था है वो एक डिफाइन हो जाएगा। लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि वाकई जो समस्या की जो रूट जो जड़ है ना वो इस बहुमत में ही फंसा हुआ है। हम ज़्यादातर देखते हैं पार्टियों को, वो अभी इस बात में उलझाते हैं कि भाई फलाना नेता को बदल दो, ये उसने गड़बड़ी की। टिकट बंटवारा के समय भी यहाँ तक उस चीज़ को आधार मान के देखा जाता है। पार्टियाँ ये भी देखती है कि फलाने नेता की क्या एक जनता में के बीच में उसकी क्या फीडबैक है, तो वहाँ पे उनको लगता है कि नहीं उन्होंने सही काम नहीं किया तो वो टिकट उनका काट करके दूसरे को देते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है ना कि भाई उनके पास कोई मूल रूप से समाधान नहीं है। वो तो इस बात को देखते हैं कि खाली चेहरे बदलते रहो और किसी तरीके से फिर लोगों को भ्रमित करते रहो। लेकिन जो चौधरी साहब का कहना है कि नहीं, हम समस्या का समाधान इस तरीके दे सकते हैं कि हम लोगों को शक्तिशाली बनाएंगे, लोगों की एक भूमिका तय करेंगे सरकार बनाने में। वो कैसे तय होगी, वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम सांसदों का जीत और हार तय करते हैं वोटों के आधार पे, वोटों के बहुमत के आधार पे। मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर 10 भी कैंडिडेट खड़े हों, भाई वोट तो सबके डलते हैं, लेकिन हम उसको जीता हुआ मानते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए होते हैं। तो ये तो एक लोकतंत्र में बहुत ठीक बात है ना कि किसी को अच्छा नेता मानना हो तो हम किस आधार पर तय करें। भाई उसकी एक अपनी व्यक्तित्व है, एक अपना काम किया हुआ क्षेत्र में जिस आधार पर सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, तो वो बिल्कुल ठीक है कि भाई उसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, वो एक लोकप्रिय नेता है और जनमानस में वो उसकी एक अच्छी पकड़ है, तभी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, वो जीता हुआ माना जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए कायदे की बात है और शक्तिशाली, मतलब एक सूट करती है बात। अब बात आती है सरकार बनाने की, तो सरकार बनाने में ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे कुछ और कायदे कानून है। वहाँ पे कि जो जीते हुए सांसद हैं उसमें से आधे से अधिक यानी कि 543 में से 272 या उससे ज़्यादा का एक गठजोड़ गठबंधन आप दिखाइए और सत्ता में
काबिज हो जाइए। तो यहाँ इस बात का मुझे भी लगा कि इससे प्रतिनिधित्व वोटों का नहीं मिला सरकार में, इससे प्रतिनिधित्व किसका मिला? बाहुबल धनबल करके जैसे हम जोड़ तोड़ करके सांसदों का हम 272 का जो एक बनाते हैं बहुमत का रूप, वो उसमें जनता की भूमिका खत्म हो जाती है, वोटों की भी भूमिका खत्म हो जाती है। वोट किसको कितने मिले, कौन कितने वोट के मार्जिन से जीता, ये सारी बातें गौड़ हो गई। यही कारण है कि पार्टियों को जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो नहीं लाने की बजाय वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि वो वोट बटे शेयर हो और वो किसी तरीके से वो जीत हार में खाली तय हो, क्योंकि सत्ता तो बनानी है, सरकार तो बनानी है, वोटों के बहुमत से नहीं बननी है, वो तो बनानी है सांसदों को। तो हर पार्टी को तो विनिंग कैंडिडेट चाहिए ना। तो ये मूलतः आप जो सत्य बहुमत का विचार है वो लोगों को, मतदाताओं को सशक्त करना है और ईमानदारी से समस्याओं का निदान भी करना है। जो मौजूदा व्यवस्था है वो लोगों को न न्याय दे पा रही है, क्योंकि जब हमने बहुमत की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया है, गठबंधन की राजनीति का अर्थ ही सिर्फ ये है कि येन केन प्राक्रेन सत्ता को हासिल करना है, चाहे वो जोड़ तोड़ से हो, चाहे वो बाहुबली के हो। इसी पर हम बात करेंगे रजत तिवारी से। रजत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो राजनीति है वो एक ध्रुवीकरण की हो रही है, हिंदू मुसलमान ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सत्य बहुमत ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। यानी कि जब आप जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो एक सद्भाव से ही ये संभव होगा। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले नरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया। अब जहाँ तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब हिंदू और मुसलमानों ने मिल के जो है भारत को आज़ादी दिलवाई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ने या फिर सिर्फ मुसलमानों ने, बल्कि सिख वगैरह जो हैं उन्होंने भी कितनी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो सभी जानते हैं। वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें, जैसे अभी विकास जी ने बताया, उसमें जो है जो सांसद हैं, विधायक हैं या फिर जो भी नेता हैं, उनका एकमात्र जो लक्ष्य होता है वो होता है किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना। और सत्ता प्राप्त करने के लिए उनको 272+1 का जो आंकड़ा है उसको हासिल करना होता है, 272+1 सांसद। और वहाँ पे वोटर्स की जो जिम्मेदारी होती है वो बस यहीं तक रहती है कि उन्होंने वोट दे के सांसद को चुन लिया। उसके बाद जो है सांसद जीते किसी पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी में जाके मिल जाते हैं, तो जो देश की जनता है जिन्होंने उनको वोट दिया उनके साथ धोखा करते हैं। और आपने जहाँ तक, जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है दूसरों को बताने का कि मैंने ये काम किए हैं और मुझे इस आधार पर आप चुनिए। और लेकिन जब उसने कुछ इस तरह से के कार्य नहीं किए रहते हैं कि वो लोगों को बता सके कि मैंने ये कार्य किए हैं और मुझे आप इस आधार पर चुनिए, तो वो दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ लगवा देता है, या फिर ऐसे कहें कि दो लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर देता है, चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे संप्रदाय के नाम पे, चाहे पूजा पद्धति के नाम पे। इस वजह से जो आपस में लोग लड़ते रह जाते हैं, जो मतदाता है वो आपस में बढ़ जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा हित ये वाले करेंगे, दूसरे वालों को लगता है कि मेरा हित ये वाले करेंगे। इस आधार पे जो राजनेता होते हैं वो वोट प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम एक कहानी सुनते थे, छोटी सी कहानी थी कि एक बंदर था, दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी, उनके पास एक रोटी थी। तो बंदर ने पहले इस तराजू पे रोटी रखी तो इसका वजन ज़्यादा हो गया, तो उसने तोड़ के थोड़ी सी रोटी खा ली, फिर इसका वजन ज़्यादा हो गया। इस तरह से आपस में जो है उन दोनों की जो लड़ाइयाँ होती रही और बंदर जो है रोटी खा के निकल गया। तो वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ऐसी है, देश में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है। सिर्फ ध्रुवीकरण की नहीं, उसके बाद जातियों के आधार पे भी इस तरह की जो राजनीति होती है, इन एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना। और भारत देश है, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब जो है वो भारत में हमेशा से रही है। तो जो भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हर कोई अपना परिवार चलाना चाहता है, सुख शांति से अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ जो है आगे बढ़ना चाहता है। जैसे जो कल भारत का और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी था, फाइनल मैच था, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो मतलब मुसलमान थे वो चाह रहे थे कि भारत हार जाए, उनका भी कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव तो होगा ही इंडिया के साथ। तो भारत पाकिस्तान का मैच हो, चाहे किसी का मैच हो, यहाँ पे जो भारत में रहता है वो भारतीय है, जो भारत में रहता है वो भारतीय है।
तो जो नेताओं के द्वारा है ये भेद पैदा करने की कोशिश की जाती है, बल्कि हम अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, लोगों के बीच में जाएं, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, मुसलमान हो, सब आपस में प्यार से, सौहार्द से रहना चाहते हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान है भारतीयता। भारत ही हमारी जाति है, भारत ही हमारा धर्म है। जब ये चीज आ जाएगी तो स्वतः ही देश आगे बढ़ेगा, और इसी को आधार मानते हुए सत्य बहुमत पार्टी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। विकास जी, मैं एक आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति को लेकर जो शिक्षा है वो इस तरह की एक जागृति नहीं आ रही है। आपने देखा कि जिस तरह से मुद्दों को धार दी जा रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, पहले से ही एजेंडा सेट हो गया है कि राम मंदिर, उसके बाद फिर ये कहे कि मंडल और कमंडल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 18 वर्ष की आयु में एक आप वोट देने का तो आपने हक दे दिया, लेकिन उस मतदाता को सशक्त बनाने का, उसको कैसे वोट देना है, क्या राजनीतिक व्यवस्था है, उस 18 साल के को क्या पता है, और वो चुनाव नहीं लड़ सकता 18 साल में। इस विरोधाभास को हम समझना चाहते हैं आपसे। जी जी, देखिए नरेश जी, वो जो आप कह रहे हो कि 18 साल के बच्चों को आपने वोटर बना दिया, लेकिन उसे क्या शिक्षा दी, क्या राजनीतिक सूझबूझ है उनकी, क्या परिपक्वता है, जिस आधार पे वोट देते हैं और उसी वोट के आधार पे आगे भी की सारी चीज़ें व्यवस्था तय होती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। जब ये तो सरकार का काम है। शिक्षा, जैसे जो बच्चे स्कूलिंग करते हैं, स्कूल के बाद से कॉलेज में जाते हैं, 10+2 में जाते हैं, तो उस लेवल पे तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कम से कम इस ऐसे उसको तैयार करें, ऐसे नर्चर करें कि कम से कम उनको ये तो हो कि पता चले कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमारा बहुमत क्या है, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह से सरकारें बनती हैं, क्या व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ के ऊपर तो अगर जागरूक किया जाए तो बहुत सब फर्क पड़ेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब बात यह है कि ये वो करें क्यों, उनको क्या हो सकता है। तो वो तो इसलिए इसके पीछे कि बहुत आसान है। अगर आप किसी को जागरूक करते हो, शिक्षित करते हो, तो फिर उनमें एक सूझबूझ आएगी, फिर वो कहीं ना कहीं वो एक लड़ाई लड़ेंगे और एक क्रांति होगी वो, और वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के जो लाभ लेने वाले नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य उनका जो उसमें खतरे में है वो। तो मैं तो इसको सीधे से ये समझता हूँ कि अगर वाकई अगर एक अच्छी सोच हो सरकार की, तो वो सरकार वाकई ऐसे काम, ऐसे कार्य, मतलब ऐसे प्रोग्राम जरूर लानी चाहिए सरकार को। और वो सत्य बहुमत की जहाँ तक बात है, वो यही तो कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी कि देखिए, जब सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था अगर आती है तो आप कह रहे थे ना कि अंतर क्या होगा। बहुत सारे अंतर हैं भाई। खरीद फरोख्त रुकेगा, ये गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति होती है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो, देखते होंगे चुनाव हो गया और हम असेंबली हो जाती है, तो मध्यवादी भी चुनाव में तो वो तो एक तरफ चारों तरफ यही लगा रहता है कि भाई किस तरीके से किसकी बोलियां लगने लगती हैं, एक एक विधायक की, एक एक सांसद की कीमत होने लगती है, और उसका फंड कहाँ से आता है, वो पैसे क्या। तो पूरा एक तरह से समझिए कि ये पूरा जो ये नेक्सस है ना, ये पूरा इसमें लगा हुआ है। और सत्य बहुमत के आने से यही सारी चीजें नेताओं के लिए तो फायदा नहीं, लेकिन वोटरों के लिए फायदा है। क्योंकि वोट ज्यादा जब आप लोगे, सबसे ज्यादा वोट लेकर सरकार बनाने की बात आएगी, बहुमत जब वोटों का होगा, तो हर पार्टी का मुख्य जो एजेंडा होगा वो जाति धर्म से उठ करके वो क्या होगा कि आपको एक काम करके, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे जो आज के डेट में ना कि वो सिलेंडर मिलेगा फ्री, ये दाम हो जाएगा, गैस के सिलेंडर इतना हो जाएगा, लैपटॉप फ्री मिलेंगे, ये लॉलीपॉप टाइप का नहीं होगा। ये पार्टी के अंदर जो एजेंडा होगा वो ऐसा होगा कि भाई एक कैसे हम देश को आगे ले जाएं, देश की जो युवा पीढ़ी है वो कैसे ले जाएं, शिक्षा का क्या हो, स्वास्थ्य को लेकर के क्या हो, बाकी कई सारी नीतियां हैं, देश की आर्थिक नीति क्या हो, सामाजिक क्या हो, और गरीबी को कैसे सबसे जो वो है, और महंगाई कैसे है, बेरोजगारी कैसे है, उसकी प्राथमिकता होगी, वो प्रायोरिटी पे होगी। ना कि ये लैपटॉप दे दो, वो दे दो, ये फ्री दे दो, वो दे दो। ये इससे कहने का मतलब है कि आप एक बार तो ये करते हो, लेकिन स्थिति वही की वही रहती, बल्कि उससे बुरी स्थिति हो जाती है। इसलिए बहुमत अगर साबित हो जाए, बहुमत अगर परिभाषित हो जाए, तो ये कहने का मतलब है कि उसके बाद सरकार बनाने की जो व्यवस्था बनेगी वो वोटों के आधार पे होगी। और वो सत्यदेव चौधरी ये करे कि अगर एक जगह से अगर हम चुनाव जीतते हैं
तो ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। उनका कहने का मतलब यही है, ये मैसेज पूरे वोटर को जाएगा देश में कि भाई ये साहब ये जो जीते हैं ये इसी मुद्दे के ऊपर जीत के आए हैं, लोगों ने उनको इस पर ज़्यादा वोट दिया, लोगों को ये बात समझ में आ गई है और इसकी चर्चा बनेगी और ये कहीं ना कहीं आवाज़ दूर तक जाएगी, हर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या संसद में जब जाएंगे तो उनको भी वहाँ मौका मिलेगा। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि अगर सत्य बहुमत के एक सीट पे भी अगर आप जितवाते हो तो ये पूरा हड़कंप मच जाएगा और लोगों को भी जागरूकता तेजी से आएगी, जो अभी धीरे है। जी। तो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में सत्यदेव चौधरी जो कि अपने बहुमत के विचार को लेकर सत्य बहुमत की बात कहकर एक हीरे की तरह चमक रहे हैं और ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब तक हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, यानी कि सरकार बनाने का तरीका वोटों के आधार पर हम सरकार बनाए, तब तक सारी समस्याओं पर ना हल हो पाएगा और वो बात बेमानी है। ये सवाल मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, रजत, आपको क्या लगता है कि अमृतकाल, हम आज़ादी का अमृतकाल बना रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं और देश आगे है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव है वो कैसे हो? आप फील्ड में जाते हैं, आप देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? सर, जैसे अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सरकार चुनने का जो तरीका है, उसमें तो कमियां हैं ही सर। जैसे विकास जी ने आपको बताया कि हमारे देश में सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन होता है। सांसदों के बहुमत से सरकार का गठन होने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सांसद हो, जो भी नेता होता है, प्रधानमंत्री हुए या फिर जो भी, वो 5 साल तक जो है, चाहे प्रधानमंत्री हुए चाहे राज्य में मुख्यमंत्री हुए, वो 5 साल तक अपने सांसदों को बचाने में, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधायकों को बचाने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि मेरा सांसद कहीं जो है दूसरी पार्टी से जाके ना मिल जाए, या वो लोग ग्रुप ना बना लें और वो जाके मेरा मतलब जो बहुमत है उसको ख़त्म कर दें। तो सर, जब आदमी डर रहता है, जब उसके अंदर भय रहता है, तो वो कोई काम जो है नहीं कर पाता अच्छे से। उसको लगता है कि अगर मैं इनके हित का नहीं करूँगा तो ये लोग निकल जाएंगे हाथ से मेरे, और जब मैं उनके हित का नहीं करूँगा तो वो ग्रुप जो है मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो राजनीति होती है, सांसदों के बहुमत की जो मौजूदा राजनीति है, इसमें सर बहुत कमियां हैं। इसकी जगह अगर वोटों के बहुमत से सरकार का गठन हो, देश में जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को, जिस भी चुनाव चिन्ह को सबसे ज़्यादा वोट मिले पूरे देश में, वो सरकार बनाए। अब उसकी एक बार सरकार बन जाएगी तो 5 साल तक उसकी तो सरकार चलेगी ही सर। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर कर पाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था देश में होनी चाहिए सर। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही और ये बात सच है कि सत्य बहुमत की राजनीति अगर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पूरा मतदाता जिस तरह का मन बना रहे हैं, अगर वो जिताते हैं तो उसके बाद गठबंधन की राजनीति का बुखार एक साथ उतरना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। विकास जी, आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई, आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, आपकी सत्य बहुमत को लेकर, बहुमत के विचार को लेकर क्या राय है, और अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहे सत्य बहुमत के साथ। नमस्कार।